अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है हिस्ट्री ऑफ यूएसए का, जिसका टाइटल है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको। इसका आज पार्ट 1 रिकॉर्ड करेंगे, पार्ट 2 कल इंशाल्लाह। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर बात करें हम 17वीं सदी की, तो 17वीं सदी में अमेरिका की 13 कॉलोनियाँ थी और वो इतनी मैच्योर हो चुकी थी, दे इनफ मैच्योर दैट दे ग्रू, कि वो पॉपुलेशन में ग्रो हो चुकी थी, इकोनॉमिक में, स्ट्रेंथ में और कल्चरल अटेनमेंट में। यानी कि 17वीं सदी तक अमेरिका की 13 कॉलोनियाँ बन चुकी थी और वो पॉपुलेशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ भी उनकी अच्छी थी, इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत फिट थी और उनका कल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छी थी। अब बात करते हैं कि जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, इसमें रोल ऑफ स्पेन एंड फ्रांस किया जी। स्पेन और फ्रांस का इसमें क्या क्या रोल है जी। तो जंग के दौरान 1778 की बात है, 17वीं सदी की, यानी कि 1778 की बात है, जब फ्रांस ने अमेरिका को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, एक सेपरेट कंट्री मान लिया। सेपरेट कंट्री मानने के बाद उसने दो तरफा एक मुआहदा हुआ, जिसे कहते हैं बायलेटरल डिफेंस ट्रीटी हुआ। तो ये जो फ्रांस की तरफ से हेल्प थी, ये एक फैसला कुन डिसीसिव हेल्प थी, यानी कि फैसला कुन हेल्प थी। तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, जो ये असल में वार ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या? वार ऑफ इंडिपेंडेंस बरतानिया और अमेरिका के दरमियान एक जंग का नाम है, ठीक है। तो इस जंग में फ्रांस किसको हेल्प कर रहा है? अमेरिका को हेल्प कर रहा है। और दूसरा स्पेन, और इसके एक साल बाद स्पेन 1779 में वो भी अमेरिका में एंटर होता है फ्रांस के बाद, और वो भी अमेरिका को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ ब्लैक। जो ब्लैक अफ्रीकन थे उनका क्या रोल था? मैं पहले जो लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ कि ब्लैक का रोल ये था कि ब्लैक को उन्होंने जंजीरों शेकल्स में बांध के बरतानिया लाया गया था और वो ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। तो अब देखें कि जो अमेरिका और बरतानिया की जंग हो रही है, इसमें फ्रांस किसको हेल्प कर रहा है? अमेरिका को। स्पेन किसको हेल्प कर रहा है? अमेरिका को। अब ब्लैक किसको हेल्प कर रहे हैं वो देखते हैं। तो इस वक्त जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक अफ्रीकन लोग हैं, जो बरतानिया आ चुके हैं, उन्होंने ग़ुलाम बनाए हुए हैं, उन्हें स्लेव बनाया हुआ है। ब्रिटिश मास्टर्स के वो स्लेव हैं जी, और वो ब्रिटिश के हाथों बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं जी। जो वाइट पीपल हैं, जो बरतानिया के लोग हैं, उन्हें तरह तरह की अजियतें देते हैं। तो ब्लैक लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए जो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था, जिसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, उसने अफ्रीकन को, जो ब्लैक लोग थे, उन्हें स्पीच की। उस स्पीच में उसने कहा कि अगर आप लोग इस जंग में, जो बरतानिया और अमेरिका की जंग हो रही है, अगर ब्लैक लोग अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, तो जॉर्ज वाशिंगटन कहते हैं कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, क्या प्रॉमिस करता हूँ? प्रॉमिस ये करता हूँ कि आपको इस जंग जीतने के बाद फ्री कर दिया जाएगा, आप किसी के ग़ुलाम नहीं रहोगे, आप आज़ादी की ज़िंदगी जियोगे। तो जॉर्ज वाशिंगटन की ये स्पीच सुनने के बाद जो ब्लैक पीपल थे, जो ब्लैक अफ्रीकन थे, जो कि बरतानिया के हाथों गुलाम बने हुए थे, उनकी तरह तरह की अजीयतें सह रहे थे, उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था, दूसरा कोई हाल ही नहीं था। तो इस जंग में तकरीबन 5,000 ब्लैक लोगों ने अमेरिका को सपोर्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश, सिर्फ ये सोच के कि अगर ये जंग हम जीत गए, तो हमें फ्री कर दिया जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, ब्लैक लोग इनको सपोर्ट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसका क्या है, मर्सेंटाइलिज़म। मर्सेंटाइलिज़म क्या होता है? ये एक पॉलिसी होती है। किसकी पॉलिसी होती है? ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की पॉलिसी होती है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है? किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जो पॉलिसी कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक नेशनलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म उसी मुल्क के हक में। तो इन सिंपल वर्ड्स, मर्सेंटाइलिज्म का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी इकोनॉमी पॉलिसी है जिससे मुल्क को या किसी भी रियासत को, उसकी स्टेट को बिल्ड किया जा सके, उसको वेल्थी बनाया जा सके और पावरफुल बनाया जा सके।
तो किसी भी रियासत को बेहतर बनाने के लिए, उसकी पावर बनाने के लिए, इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर बनाने के लिए, लोगों को रोज़गार करने के लिए एक इकोनॉमी पॉलिसी बनाई जाती है जिसको मर्सेंटाइलिज्म कहते हैं जी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मर्सेंटाइलिज्म, आज से पहले तो हमने कभी ये वर्ड नहीं सुना, ये वर्ड आया कहाँ से? तो जो आदम स्मिथ उसने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया मर्सेंटाइलिज्म का, इससे पहले ये वर्ड नहीं था। तो आदम स्मिथ ने ये मर्सेंटाइलिज्म वर्ड इंट्रोड्यूस किया। तो उसके मुताबिक ये पॉलिसी क्या कहला करती थी, जो मर्सेंटाइल की जो पॉलिसी थी, आदम स्मिथ इसकी तारीफ़ कैसे करता है? वो कहता है कि इसकी तारीफ़ ऐसे है कि इंपोर्ट्स को कम किया जाए और एक्सपोर्ट को ज़्यादा किया जाए, यानी कि बाहर से दरामदाद को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क में चीज़ों को बनाकर बाहर बरामद किया जाए, जिससे एक कंट्री की इकोनॉमी बेहतर हो सकेगी। तो इसको मर्सेंटाइलिज्म को बनाने का मकसद ये था कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सोना और चांदी लाया जाए, ताकि मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है उसको मेंटेन रखा जा सके, यानी कि मुल्क के अंदर बैलेंस किया जा सके ट्रेड को। इस थ्योरी को सबसे पहले जिन्होंने यूज़ किया था वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी। तो जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं वो इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं? वो कहते हैं द कॉलोनीज़ ओनली एग्जिस्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्रीज़, यानी कि जो कॉलोनीज़ हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मदर कंट्री के लिए। तो इस थ्योरी के पेशे नज़र बहुत ज़्यादा जंगें हुई 16वीं सदी से 18वीं सदी तक यूरोप के अंदर। तो इस थ्योरी ने ब्रिटिश ने जो थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, ये यूरोप के अंदर उसने उद्यम मचा दिया, जिसकी वजह से 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक यूरोप में बहुत ज़्यादा जंगें हुई। यही वो बेसिक थ्योरी है जिसकी वजह से लोगों ने इंडिपेंडेंस का रास्ता निकाला। ये तो अभी मैंने आपको जस्ट मर्सेंटाइलिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें जो एक्ट कौन कौन से पास हुए थे वो एक्ट पढ़ते हैं कि मर्सेंटाइलिज्म के एक्ट कौन कौन से थे। अब हम बात करते हैं मर्सेंटाइलिज्म के लॉज की। मर्सेंटाइलिज्म जो इकोनॉमी के लॉ थे, इसमें 10 एक्ट पास हुए। सबसे जो पहला एक्ट है उसको बोलते हैं नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651। नेविगेशन एक्ट 1651 क्या कहता है जी? इस कानून के मुताबिक, क्योंकि मर्सेंटाइलिज्म का कानून ब्रिटिश के अंदर इम्प्लीमेंट था, तो इस कानून के मुताबिक जो भी यूरोप से इंग्लैंड में कोई भी सामान ट्रेडिंग का जाएगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लैंड की शिप्स पे जाएगा, ना कि अमेरिकन शिप पे। यानी कि अमेरिका में कोई शिप पे आ रही है या इंग्लैंड में आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लैंड की शिप पे ही ट्रेड हो सकेगी, दूसरी शिप पे ट्रेड नहीं हो सकेगी। ये क्या जी? नेविगेशन एक्ट 1651। नेक्स्ट हमारे पास है इन्यूमरेटेड एक्ट ऑफ 1660। इन्यूमरेटेड एक्ट 1660 क्या कहता है? इन्यूमरेटेड का मतलब होता है कैलकुलेटेड। ये कानून क्या कहता है? ये कानून ये कहता है कि अमेरिका कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी कि जो अमेरिका के अंदर 13 कॉलोनीज़ हैं वो कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। वो जो भी चीज़ उगाएंगे वो सिर्फ़ उनके अपने लिए होगी, वो बाहर नहीं बेच सकेंगे। ये इसलिए उन्होंने किया कि ना ये ट्रेड करेंगे और ना ही इन्हें कोई मुनाफा आएगा, तो बिल आखिर ये बरतानिया के साथ इन्हें एड अप होना ही पड़ेगा। और इसी का दूसरा पॉइंट उसने बताया कि जो कमोडिटीज़ होंगी, जैसा कि शुगर हो गया, कॉटन हो गया, तंबाकू हो गया, डाइज़ हो गया और दूसरी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, वो या तो आप इंग्लैंड को एक्सपोर्ट कर सकते हो या सिर्फ अपनी कॉलोनीज़ को, यूरोप या एशिया को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तीसरा कानून हमारे पास है स्टेपल एक्ट ऑफ 1663। 1663 में एक एक्ट पास हुआ, उसका नाम था स्टेपल एक्ट, जो कि मर्सेंटाइलिज्म का थर्ड कानून था जी। इसका इन शॉर्ट वर्ड्स यही है कि जो यूरोप के लोग हैं वो जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, पहली तो बात वो बता दी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लैंड की शिप पे होगी, और दूसरा ये कि वो पोर्ट भी इंग्लैंड की होगी, वो सीधा अमेरिका नहीं जाएगा। वो पहले जो भी माल आएगा यूरोप या एशिया से, वो पहले बरतानिया जाएगा, बरतानिया बाद में उन चीज़ों पे ड्यूटी यानी कि टैक्स लगा के, अपना टैक्स काट के फिर अमेरिका को देगा। नेक्स्ट एक्ट हमारे पास है ड्यूटी एक्ट ऑफ 1673। इस कानून का मकसद ये था कि जो इससे पहले 3 कानून पास हो चुके हैं एक्ट, उस पर अमल दरामद करवाया जाए, उससे कस्टम कलेक्टर किया जाए, यानी कि उससे
ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू और टैक्स कमाया जा सके, ताकि ब्रिटिश जो रॉयल है और उसे और से ज़्यादा रॉयल बनाया जा सके। और इस स्लाइड का हमारे पास जो लास्ट और 5वां एक्ट है वो है इन्फोर्समेंट एक्ट ऑफ 1696। इस एक्ट का मतलब ये था कि इन्फोर्समेंट एक्ट है ये, यानी कि जो अमेरिका की जितनी शिप हैं वो सबसे पहले क्या होंगी, रजिस्टर होंगी बरतानिया के अंदर। इसका मकसद ये था कि सारी शिपें अमेरिका की बरतानिया के अंदर पहले रजिस्टर होंगी। रजिस्टर होने के बाद वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, वो कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रही। यानी कि जो यूरोप और एशिया से माल आएगा बरतानिया के अंदर, वो शिपें सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया से माल को 13 कॉलोनीज़ में एक्सपोर्ट करने के लिए होंगी। उस पर चेक एंड बैलेंस होगा, वो उन्होंने ड्यूटी पे की है कि नहीं। और तीसरी बात कि उनका रजिस्टर होना, रजिस्टर इसलिए ताकि उनसे ईज़िली टैक्स इकट्ठा किया जा सके। इस स्लाइड का हमारे पास जो पहला और वैसे मर्सेंटाइल लॉ का छठा कानून है वो है मोलेसिस एक्ट 1733। इस कानून के मुताबिक जो फ्रांस के लोग, जो फ्रेंच हैं और जो इंडियन लोग हैं, वेस्ट इंडियन के लोग, वो कोई भी चीज़ अपनी बरतानिया को या बरतानिया की जो कॉलोनीज़ हैं जिसे अमेरिका कहा जाता है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। उस पर बैन लगा दिया इन्होंने 1733 में, मोलेसिस एक्ट 1733। हमारे पास नेक्स्ट है जो द शुगर एक्ट ऑफ 1764। जो शुगर एक्ट 1764 है, इसके मुताबिक जो लग्जरी गुड्स होंगी जिसमें कॉफ़ी होगा, सिल्क होगा, वाइन होगा और रम बोलते हैं गुड़ की शराब को, ये सारी चीज़ों पे टैक्स भी लगेगा। और जो ख़ास तौर पे जो रम है इसको इलीगल करार दे दिया बरतानिया ने। तो जो शुगर एक्ट 1764 है ये कहता है जो लग्जरी गुड्स होंगी इन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जा सके, और जो रम है इसमें इलीगल करार दे दी गई। नेक्स्ट हमारे पास है द करेंसी एक्ट ऑफ 1764। ये जो करेंसी एक्ट है 1764 में, इसमें बरतानिया ये कहता है कि अमेरिका की जो कॉलोनीज़ हैं या जो अमेरिका की कॉलोनीज़ हैं ये पहले बरतानिया की कॉलोनीज़ हुआ करती थी, बाद में अमेरिका इससे अलग हुआ है। तो जो बरतानिया की कॉलोनीज़ हैं वो मनी यानी कि पेपर मनी वाला पेपर प्रिंट नहीं कर सकती, यानी कि वो पैसा नहीं छाप सकती। सिर्फ़ और सिर्फ ये इख्तियार बरतानिया के पास है, वो सिर्फ वही पैसे को छाप सकता है, वही प्रिंट कर सकता है, जबकि अमेरिका की कॉलोनीज़ को इस चीज़ का इख्तियार नहीं है। 1764 में वो इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास द क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1765। जो क्वार्टरिंग एक्ट 1765 है ये कहता है कि जो बरतानिया के लोग अमेरिका के अंदर चीज़ें बेचने आएंगे, जो ट्रूप्स आएंगे, जब फौजी आएंगे, बरतानिया की जो कॉलोनीज़ हैं उन्हें शाही हाउस यानी कि शाही खाना और शाही घर देने पड़ेंगे इन्हें, ताकि वो अपना इज़्ज़त व जलाल को बरकरार रख सकें और कॉलोनीज़ पे प्रेशराइज कर सकें। इस स्लाइड का हमारे पास जो लास्ट एक्ट है वो है और नंबर 10 द स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765। इसमें यह है कि जो तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें न्यूज़पेपर है, लाइसेंसेस है, लीजेस है, इन पे रॉयल स्टैम्प का होना लाजमी है। हमारे पास ये था आज का लेक्चर जिसमें वार ऑफ इंडिपेंडेंस बताया गया, यानी कि रोल ऑफ स्पेन और फ्रांस क्या था। इसके बाद मर्सेंटाइल लॉ क्या होता है, इसके एक्ट कौन कौन से हैं, डिटेल से बताया गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये था हमारा यूएसए हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।